आप सभी का इस फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर जो कि किरचॉफ के नियम से संबंधित है। किरचॉफ के नियम क्या हैं, ठीक है। या उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम स्टार्ट हो जाता है कि वैद्युत सेल क्या होती है, क्योंकि हम किरचॉफ के नियम एक जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं, उनके कैलकुलेशन के लिए किरचॉफ ने एक नियम बनाए थे। उसी के अंतर्गत हम सर्वप्रथम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वैद्युत सेल क्या होता है। वैसे तो ये आप लोग 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पर हम इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके निरंतर आवेश परिपथ में प्रवाहित करती है। यानी हम किसी भी परिपथ में अगर हम सेल को जोड़ देते हैं, यानी सेल तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके जो है निरंतर परिपथ में आवेश को प्रवाहित करती रहती है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। उस क्रम में देखते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है और अन्य डिफिनीशन के क्रम में आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ईएमएफ यानी सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, यानी अगला हमारा जो आ गया टॉपिक वो सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा द्वारा कृत कार्य को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, एकांक परिपथ को। यानी किसी भी परिपथ में मान लिया जाए किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल है, तब E=W/K इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हो, ठीक है। दूसरी भाषा में इसकी एक और डेफिनेशन आप ये बना सकते हो कि विद्युत वाहक बल क्या है। जब किसी सेल से हम ओपन परिपथ में होती है, यानी सेल से हम धारा नहीं ले रहे होते हैं, उस समय सेल के टर्मिनल के बीच जो विद्युत विभवांतर होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होता है जब सेल ओपन परिपथ में होती है तो उसी कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब चलिए हम आगे की ओर देख लेते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि हमारा ध्येय में इतना है कि पढ़ लें जल्दी से जल्दी और हम किरचॉफ के नियम जो है हमें अनिवार्य रूप से आज पढ़ना है कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा ये 1 नंबर की परिभाषा में जरूर पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट तथा सेल के इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसमें से आयंस चलते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उस इलेक्ट्रोलाइट और जो सेल के ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं जहाँ से हम टर्मिनल जोड़ते हैं, जिसे टर्मिनल कहते हो, उनके बीच कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, लगाया जाता है। वो उनके आयंस के चलने पर विरोध करते हैं, यानी फिर जो आवेश वाहक हैं उनको चलने से रोकते हैं। उन्हीं के कारण जो है यहाँ पर एक उत्पन्न हो जाता है रेजिस्टेंस, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है, अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है। अगर सेल की दोनों प्लेट्स हैं, जो सेल की अंदर जो प्लेट लगी होती हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा बढ़ता चला जाता है, और ठीक है। और प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल की जो ये प्लेटें हैं, ये अगर प्लेटों का क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे तो यह इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और यह वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इसके अंदर जो सेल के अंदर हम लोग वैद्युत अपघट्य भरते हैं उस पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सेल के टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका जानना कि सेल के टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है, ठीक है। तो मान लिया जाए, माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल B तथा विद्युत वाहक बल कैपिटल E है,
ठीक है। जब इसमें दो केसेस बनते हैं, यदि सेल को हम क्लोज परिपथ में रखते हैं यानी सेल से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कहलाता है एट डिस्चार्ज टाइम। अगर हम किसी सेल को, ये जो सेल बनी हुई है, ठीक है, सेल आप जानते हो एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, वही सेल आपकी कहलाती है। अगर सेल से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो ये इसका जो टर्मिनल विभवांतर होगा सेल का, वह हमेशा विद्युत वाहक बल से कम ही होगा। सेलों के बीच का अगर टर्मिनल विभवांतर है तो वह विद्युत वाहक बल से कम होगा। उस केसेस में हमारी जो इक्वेशन है ये आ जाती है। अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उस केसेस में ये आपका होता है। और अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब सेल धारा दे रहा होता है, अर्थात सेल एक बंद परिपथ में होता है, तब सेल का जो विद्युत वाहक बल है वही उसका टर्मिनल विभवांतर से ज़्यादा होगा। यानी हमारा जो E है वह हमेशा ग्रेटर देन होगा इस केसेस में B से, हमेशा याद कर लीजिए। तीसरी बात आ गई, जब सेल को चार्ज किया जाता है एट ए चार्जिंग टाइम, जब हम सेल को चार्ज करते हैं उस समय जो टर्मिनल विभवांतर है वह हमेशा विद्युत वाहक बल से बड़ा होगा। यानी इस केसेस में E इक्वल टू द B हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस केसेस में हम जानते हैं यहाँ पर जब टर्मिनल चार्ज किया जाता है, जब सेल को चार्ज किया जाता है तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, यानी V इज ग्रेटर देन टू E। तो ये दो इक्वेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब आप डिस्चार्ज कर रहे होते हो तो E इज ग्रेटर देन टू B, और जब चार्ज कर रहे होते हो तो E इज लेस देन B से हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सीधे किरचॉफ के नियम की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम क्या है, यही तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किरचॉफ के नियम क्या है, कि 30% लेस सिलेबस काफ़ी इम्पॉर्टेंट मायने रखता है कि उसमें लेस हो गया तो क्या क्या रहा है क्या क्या नहीं रहा है। ठीक है, तो अब किरचॉफ का नियम आ गया आपके पास। किरचॉफ ने जटिल धारा परिपथ संबंधी दो नियम दिए, यानी जटिल धारा, उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। कुछ परिपथ साधारण होते हैं, ओम के नियम से भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें ओम के नियम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से क्लोज परिपथ के अंदर होता है, ओम के नियम से हम नहीं निकाल सकते हैं। उन्हीं जटिल परिपथों के सॉल्यूशन के लिए किरचॉफ ने एक धारा संबंधी नियम दिया, जिसे हम प्रथम नियम अथवा द्वितीय नियम, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम से जानते हैं। जो प्रथम नियम है इसे संधि धारा का नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहा जाता है। तो ये प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात तात्पर्य है कि अगर किसी जंक्शन पर समस्त धाराएं मिल रही हैं तो उनका जो बीजगणितीय योग है वह शून्य होगा। जैसे कि सपोज डैट मैं कुछ धाराएं, मतलब I1 I2 I3 मान लेता हूं कि एक संधि पर आकर मिलती हैं। इस तरीके से ये सब संधि बना ले रहे हैं। मान लिया जाए कि ये जो है आपकी I1 धारा हो गई और इस डायरेक्शन में I2 जा रही है, इस डायरेक्शन में आपकी I3 है और यहाँ पर I4 हो गई और ये I5 है। तो उस केसेस में हम अगर किरचॉफ के नियम के अनुसार देखें तो जो आ रही हैं संधि पर, ये जो संधि मिल रही है, जहाँ पर मिल रही है वो हम लोग राइट साइड वो प्लस पॉजिटिव लिख लें, तो I1 प्लस I2, और ये जो है बाहर की ओर जा रही हैं वो माइनस I3 और माइनस I4 और माइनस I5 हो जाएगा। I5 तो यह इक्वल टू द 0 के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5 के तहत। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हम लोग इसका पक्षांतर करें इस तरीके से तो हमें देखने को ये मिल जाएगा कि I1 प्लस I2 इक्वल टू द I3 प्लस I4 प्लस
I5 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संधि की तरफ धाराएं आ रही हैं और संधि से जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। यानी किरचॉफ के इस नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी हम कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए कि कई दफ़ा पूछा जाता है आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग उस समय नहीं बता पाते हो। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ही आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि जो आवेश आ रहा है उतने आवेश बाहर की ओर जा रहा है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। तो आप दूसरा नियम दूसरे नाम से जाना जाता है, द्वितीय नियम नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बंद परिपथ के प्रत्येक पास, यानी बंद परिपथ का प्रत्येक खाना, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से बंद हो, उसके बीच, ठीक है, उसके संगत, ठीक है, बहने वाली धारा तथा उसके प्रतिरोध का गुणनफल का योग उस पास में लगे हुए विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो ये I इंटू आर इक्वल टू द समेशन इंटू आई ई के बराबर होगा। चलिए इसका परिपथ हम लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। तो हम लोग फ़िलहाल एक रफ डायग्राम हम ड्रा करने जा रहे हैं। वो इस तरीके से है, मान लिया जाए यहाँ पर एक धारा, विद्युत वाहक बल बैटरी E1 लगा दी, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पर R2 प्रतिरोध हो गया। अभी नामकरण हम लोग कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से एक परिपथ को डिजाइन फ़िलहाल कर सकते हो। ठीक है, ये एक प्रतिरोध हो गया। थोड़ा ये सही नहीं बना है, चलो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका R1 हो गया, मान लिया जाए R1, ये R2, ये R3 हो गया। ये दो बंद पास बने हैं। इसमें से जो धारा बह रही है I1 बह रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे जो धारा यहाँ पर आ रही होगी वो भी I1 ही होगी। यहाँ से जो धारा जा रही है वो I2 है, ठीक है, और यहाँ पर जो धारा आ रही होगी वो I2 होगी। ठीक है, अब जो इधर की ओर जो धारा जा रही होगी, इधर से भी इधर की ओर आ रही है, इधर की ओर जो धारा जा रही होगी वह I1 प्लस I2 होगी, दोनों का योग होगा, क्योंकि यह इस प्रतिरोध R3 से। ठीक है, तो हम इक्वेशन अगर बंद पास की बात करें तो ये A B, ठीक है, और ये अगर हम लोग इधर C और D कर लें तो पास जो है A B C D की बात करें तो इसमें अगर किरचॉफ का नियम लगाएं तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अगर A B, ठीक है, फिर C और D को अगर बंद पास की बात करें तो हम अगर यहाँ पर C और D पर देखें, यहाँ से हम अगर चलें शुरू करें तो इसमें जो है अभी तो हम लोग जब A से B की ओर आ रहे तो, लेकिन हम लोग जा इस डायरेक्शन में रहे जबकि धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा। और ये हम लोग C में इस डायरेक्शन में आएंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि I1 इंटू यहाँ पर A B C में देखते हैं तो यहाँ पर I2 धारा बह रही है, तो I2 इंटू R2 ये माइनस में हो गया और प्लस I1 इंटू R1 ये हो गया। अब हम लोग इसी अनुसार से लगाया गया
जो है हमारे पास कितना विभवांतर लगाया गया, ये उल्टी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो बराबर -E2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेल है ये E2 है और ये सेल हमने E1 ले ली थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस की E2 हो गई और ये प्लस की E1, दोनों का विभवांतर आपस में जुड़ जाएगा, E2 हो गई। ठीक है, अब थोड़ा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको करेक्ट इक्वेशन को कर लेते हैं। तो ये I1 प्लस I1R1, ठीक है, I1R1 यहाँ पर थोड़ा सही से लिख दें, इसको कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। तो I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू द हो जाएगा ये आपका E1 माइनस E2 के हो जाएगा। ये हमारी फाइनल इक्वेशंस इस ABCDE पाथ के लिए आ गई। अगर हम लोग उसके किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो इस तरीके से आपका किरचॉफ का नियम हल होता है। ठीक है, यही नियम अब जो है हम नीचे वाले पास के लिए भी लगा सकते हो, इसके लिए भी लगा सकते हो, लेकिन हमें फ़िलहाल इतना ही लिखना है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं नया हमारे पास क्या टॉपिक आता है। वह नया टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है, वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों का एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाएगा। ठीक है, उन्होंने व्हीटस्टोन सेतु ने एक विशेष प्रतिरोधों का संयोजन यानी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यानी हम एक चतुर्भुज, उनके अनुसार से आगे क्या है, इनमें प्रत्येक चालक को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसके एक चतुर्भुज का निर्माण करे। यानी हम अगर प्रत्येक कुछ चालक इस प्रकार से ले लें कि इसमें से 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वो एक चतुर्भुज का निर्माण करें तथा इस चतुर्भुज के विकर्ण पर एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक बैटरी जोड़ दी जाए। यानी एक विकर्ण पर हम धारामापी जोड़ दें तथा दूसरे विकर्ण पर बैटरी जोड़ दें। यदि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में भी कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, तब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तब सेतु क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होता है तथा चतुर्भुज के संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर मान लिया जाए कि हम PQRS 4 प्रतिरोध ले लेते हैं जो कि उसकी भुजाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसमें P/Q बराबर R/S के बराबर हो जाना चाहिए, यानी P/Q इक्वल टू द R/S होना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसको जो है देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। चलिए, ठीक है, माना 4 प्रतिरोध PQRS चित्र की भांति लगे हुए हैं। ठीक है, चित्र की भांति दर्शाए गए हैं। तब ठीक है, हम लोग आगे चल के चित्र देख लेते हैं। चित्र में किस तरीके से लगे हुए हैं, जिसके एक विकर्ण में हमने धारामापी जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या किया, बैटरी जोड़ दी, दूसरे विकर्ण में बैटरी को कनेक्ट कर दिया। चलिए, अब हम डायग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा। ये रहा आपका डायग्राम। चलिए, ठीक है, संतुलन की अवस्था में डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम को देखकर कुछ हम लोग हल करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए कि ये हमारा जो है P है, ये Q है और R है और S है। तो सर्वप्रथम यहाँ से अगर धारा I1 बह रही है
और यहाँ से धारा हमारी I1 जा रही है। ठीक है, अगर ये संतुलन की अवस्था में है, अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं की को, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर I1 धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, I1 धारा यहाँ पर, I2 धारा यहाँ पर, I3 धारा यहाँ, तो यहाँ से कोई धारा प्रवाहित अगर नहीं हो रही है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वह हमारे बंद पाथ के वो इस तरीके से आ जाएंगे कि I1P माइनस I2 R इक्वल टू द जीरो। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास अगर ये इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी I1 Q माइनस I2 S। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वल टू द जीरो आ जाएगी। थोड़ा इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, तो ये I1 P ये बराबर हो जाएगी I2 R के। अगर हम लोग पास इसमें ये जो पास है ये A B D A के लिए था, और ये क्या है आपका B C D A के लिए है, ये वाली इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, I2 इंटू R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये R थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको हटा के, तो हमारे पास जो R आ जाएगा वो R आ गया। तो इसी तरीके से हम इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, I1 Q इक्वल टू द I2 इंटू S आ जाएगा, S आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये I2 इक्वल टू द S आ गया। अब हम थोड़ा थोड़ा इक्वेशन, अब हम नए पेज पे जाके हम देखते हैं कि इस समीकरण को एक दूसरे को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर समीकरण हम लोग एक दूसरे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो समीकरण एक को दूसरे से डिवाइड करने पर तो PI1 बाई Q I2 आ जाएगा इक्वल टू द यहाँ पर RI2 बाई SI2 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर I1 आपस में I2 कट जाएंगे तो ये P बटे Q बराबर R बटे S, ये हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाएगा कि इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का जो फाइनल रिलेशंस है, अगर P बटे अगर दोनों भुजाओं में किसी भी, अगर ये हमारे पास कोई चतुर्भुज का निर्माण इस तरीके से होता है प्रतिरोधों का कि ये लगे हुए हैं और ये आपस में लगे हुए हैं प्रतिरोध। ठीक है, अगर किसी बैटरी से कनेक्ट, सोर्स से यहाँ से कनेक्टेड हैं और ये P है, Q है, R है, S है, अगर इसके बीच में अगर कोई तीसरा भी प्रतिरोध G लगा हुआ है, अगर P बटे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो G से कोई धारा नहीं बहेगी, ये लगे हुए होते भी सर्किट में माना जाएगा नहीं है। अतः P बटे Q बराबर R बटे S ही हमारा जो है इसका प्रतिबंध होगा, जिससे हम कैलकुलेट करके किसी भी प्रतिरोध, किसी भी परिपथ का जो कि बैलेंस फॉर्म में होगा उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आज फिलहाल हम व्हीटस्टोन सेतु तक ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट कल का टॉपिक हमने मीटर सेतु आपको प्रैक्टिकल में बता ही दिया, धारामापी भी बताना है। इसके बाद में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।